अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नसर बरकत से मुखातिब है। नाज़रीन, बंदर कहने पर कि बंदर क्यों कहा गया, मुस्लिम लीग नून के लोगों को या शख्सियात को या बड़ी शख्सियात को बंदर कहा गया, मंकी, कि ये बंदरियां हैं या बंदर हैं, उस पर बंदा उठा लिया गया है, उस पर बाकायदे से मुकदमा दर्ज कर लिया गया, FIR कर ली गई है, वो आपके सामने रखते हैं। अदालत के अंदर नाज़रीन केस चल रहा है और ये इस सदी का सबसे बड़ा केस है, 26वीं आईनी तरमीम। ये पूरी की पूरी आईनी तरमीम इमरान खान को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तहरीक इंसाफ को फाड़ने के लिए लाई गई है। और इसके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान की जुडिशरी है, उस कुएं के अंदर वो मरा हुआ कुत्ता है कि जब तक इस 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से फैसला नहीं होता, ये कुएं से ये कुत्ता नहीं निकाला जाता, ये पानी साफ नहीं होगा। ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले ये नाज़रीन इंतहाई परेशान कुन खबर है और ये अफसोसनाक खबर है कि 11 फौजी जवानों को औरकज़ई, जिला औरकज़ई में खैबर पख्तूनख्वा में शहीद कर दिया गया है। 11 फौजी जवान आज के दिन नाज़रीन शहीद हो गए हैं। ये बहुत खौफनाक नंबर है, ये बहुत खौफनाक सर्ज है और ये इंतहाई परेशान कुन है और ये इंतहाई अफसोसनाक है कि रोजाना की बुनियाद पर हम अपने फौजी जवानों की लाशें उठा रहे हैं। ये नंबर नाज़रीन मेरे ख्याल में 100 क्रॉस कर चुका है। गुज़श्ता चंद महीनों का डेटा उठा लें, ये शायद उससे भी ज्यादा चला गया है। पाकिस्तान में नाज़रीन आपने कब इस पर संजीदा कोई बहस पार्लियामान में होते हुए देखी है, या पाकिस्तान के टेलीविजन पर कब इन चीजों के ऊपर बहस, या एक मुल्क के अंदर एक आप कह सकते हैं कि या खड़े हो जाएं या एक डिबेट डिस्कशन ट्रिगर हो? नथिंग। इन चीजों के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी जा रही। तवज्जो किस चीज के ऊपर दी जा रही है कि किसने बंदर कह दिया नून लीग को, उन्हें उठा लो, किसने फलाने के बारे में बातचीत कर ली, उसे उठा लो। बैरिस्टर मुनीर फारूक साहब आज ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज के खिलाफ कोई भी बातचीत करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर जो एक एजेंसी है, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी, वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, लिस्टें बना ली गई हैं, घेरा तंग किया जाएगा और उस घेरे में लेकर सबको पटकार मारे जाएंगे। मरियम साहबा का नाम नहीं लेना। और ये जो नंबर है नाज़रीन, ये टेरेबल नंबर है, ये खौफनाक नंबर है, ये अनप्रेसिडेंटेड नंबर है कि 11 फौजी जवान आज नाज़रीन फिर आपके शहीद हो गए हैं। एग्जैक्ट खबर है मैं आपके सामने रखता हूं और सिर्फ मैं आपके सामने सर्ज रखूंगा, एक कंपैरिजन ड्रॉ करूंगा गुज़श्ता साल के मुकाबले में, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये नाज़रीन 19 दहशतगर्द थे, दरिंदे थे जिन्हें मारा गया है और 11 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। इनमें लेफ्टिनेंट कर्नल भी थे और मेजर भी थे। अच्छा, इनकी उम्रें 39 साल, 34 साल, 20 साल, 25 साल, 27 साल, ये तगड़े जवान थे और इनकी छातियां छलनी कर दी गई हैं। The military wing said on Wednesday in one of the deadliest clashes of the year, यानी ये खौफनाक तरीन। अच्छा, गुज़श्ता महीने भी तकरीबन 1 दर्जन फौजी जवान शहीद हुए हैं। ये इंटेलिजेंस बेस्ड नाज़रीन ऑपरेशन था और उसके बाद वो दहशतगर्द तो मारे गए, लेकिन बहरहाल हमारे फौजी जवान शहीद हुए हैं। अच्छा नाज़रीन, ये अब कंपैरिजन लिखा जा रहा है कि जो इस साल का तीसरा क्वार्टर है, इसमें गुज़श्ता साल यानी 2024 के मुकाबले में 46% इजाफा हुआ है दहशतगर्दों की वारदातों में। और ये जो हमारे लोग या हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं उनमें अब नाज़रीन 2025 का जो तीसरा क्वार्टर है, उसमें तकरीबन 901 डेथ्स और तकरीबन 600 इंजरीज हुई हैं और 329 इंसिडेंट ऑफ द टेरर अटैक्स एंड द काउंटर टेरर ऑपरेशंस हुए हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय द सेंटर ऑफ रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज। इस साल के सिर्फ आखिरी इस तीसरे क्वार्टर के अंदर तकरीबन 900 जानें चली गई हैं, 600 इंजरीज हो चुकी हैं और 329 के करीब नाज़रीन अटैक्स हुए हैं और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं। ये नाज़रीन बाकायदा से सेंटर ऑफ रिसर्च एंड सिक्योरिटी का डेटा है। वो ये कह रहे हैं कि 46% सर्ज आया है एज कंपेयर टू 2024 के मुकाबले में नाज़रीन ये 46% इजाफा है। दहशतगर्दी में पाकिस्तान में 46% इजाफा है जो कि रिकॉर्ड किया जा रहा है। और फिर वो कहते हैं कि जनाब 2024 में तकरीबन 2500 लोगों की जानें गई थी और ऐसा ये महसूस हो रहा है कि जनाब इस साल अभी तक 2400 लोगों की जानें चली गई। तो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 46% दहशतगर्दी में इजाफा, हमारे सिक्योरिटी जो ऑफिसर्स हैं, फौजी जवान हैं, उनकी शहादतों में इजाफा, हमारे जो सिविलियंस हैं उनकी जाने में इजाफा, ये सब कुछ हो रहा है। ये सब कुछ नाज़रीन TTP कर रहा है, ये सब कुछ BLA कर रहा है, भारतीय प्रॉक्सीज हैं अफगानिस्तान के अंदर से ऑपरेट कर रही हैं। अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और उनकी जो गवर्नमेंट है वो बार बार इसे डिनाई कर रहे हैं, बेशर्मी और डिनाई के साथ डिनाई कर रहे हैं। और ये बड़ा क्लियर एविडेंट है कि इंडिया नाज़रीन फुली ऑपरेट कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर से और पाकिस्तान के अंदर वो एक मुख्तलिफ तरीकों से अपने स्लीपर सेल्स के जरिए इस दहशतगर्दी को, ये जो आग है उसके लिपेट में पाकिस्तान को ला रहा है। तो मुख्तलिफ जगह पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट नो गो एरियाज बन चुके हैं। बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत बनी हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत बनी हुई है, भारतीय जो आर्मी चीफ है वो धमकियां दे रहा है, भारतीय जो डिफेंस मिनिस्टर है वो अलग से बकवास कर रहा है और मुल्क के अंदर जो सूरत है वो ये बनी हुई है। एक वीडियो में देख रहा था जहां पर इसी तरह की एक कालाधन तंजीम है, दहशतगर्द तंजीम है, उसको कोई झंडा इस्लामाबाद के अंदर भी लगाया गया था। ये बड़ी खौफनाक सूरत है नाज़रीन, ये बड़ा खौफनाक सर्ज है। ये हमारा कॉमन एनिमी है, ये हम सब का दुश्मन है, ये सर उठा रहा है और ये हमारे फौजी जवानों को और हमारे सिविलियंस को नुकसान पहुंचा रहा है। ये ना सिर्फ नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि ये
आलात को खराब कर रहा है, ये हमारे सूबों को नो गो एरियाज बना रहा है। नाज़रीन, जहां पर भी मिनरल्स होते हैं ना, माइंस जो जखीरे होते हैं जमीनों के नीचे, उसे इसे मिनरल कर्स भी कहा जाता है। ये बड़ी बदकिस्मती है। और जो एक किताब है जॉन पर्किंस की, द इकोनॉमिक हिटमैन, उसे आप पढ़ें तो अमेरिका या फिर दुनिया की नजरें जब ऐसे खजानों के ऊपर हो जाती हैं जो जमीनों के नीचे होते हैं, ये अपने मुख्तलिफ प्रॉक्सीज के जरिए या मुख्तलिफ ममालिक के जरिए उन ममालिक के अंदर चीजों को खराब करते हैं, मामलात को डिस्टेबलाइज करते हैं, वहां पर एक ऐसा माहौल बना देते हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसे टाइम पर हमें एक पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत है। हमें एज अ पूरी नेशन, फुल नेशन, हमें एक पेज के ऊपर, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा होना पड़ेगा। हमारी तमाम तर पॉलिटिकल क्लास को, हमारी पार्लियामान को फंक्शनल होना पड़ेगा, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम मजीद कब तक नाज़रीन अपने फौजी जवानों की लाशें उठाते रहेंगे, अपने सिविलियंस की लाशें उठाते रहेंगे? अभी इतना बड़ा नंबर है, 11 लोगों की जानें चली गई। पाकिस्तान के टीवी के ऊपर बात ही नहीं हो रही, डिस्कशन पाकिस्तान की पार्लियामान के अंदर वो अहमद वली आज माफी मांगेगा या माफी मांग चुका है, या वो इसके ऊपर रोला डाल देगा, या नून लीग वॉकआउट कर जाएगी, या नून लीग ये कह देगी, पीपल्स पार्टी कह देगी, जो कल उन्होंने कहा कि मरियम साहबा को जंगली भैंस हैं, ये जैसे तनकीद करेंगे पंजाब मेरा है, फलाना मेरा है। भाई सब कुछ आपका है, लेकिन ये जो चीजें इमर्ज हो रही हैं ये खौफनाक है, और ये चीजें ट्रांसलेट होंगी सेंटर में, पंजाब तक जाएंगी, और अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। एक कॉमन एनिमी है जो हमारा सर उठा रहा है, और हम सबको इसके ऊपर एक कॉमन स्ट्रेटेजी, एक कॉमन स्टैंडिंग की जरूरत है, जो कि बहुत सारी नाज़रीन मिसिंग नजर आती है। चूंकि हमारी तरजीहात बड़ी मुख्तलिफ हैं। हमारी इस वक्त नाज़रीन जो बड़ी प्राइम तरजीह नजर आती है वो ये है कि ये एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और बाकायदा सरगोदा में हुआ है कि जनाब एक शख्स ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में मुस्लिम लीग नून की क़यादत को बंदर कह दिया है। वो लिखते हैं कि जनाब ये गुजारिश ये है कि जनाब ये सरगोदा में वाकया पेश आया है, और ये जो बंदा है, इसने असलम नामी ये बंदा है, इसने जनाब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और मुकामी वर्कर्स और साहिल के भाई तौहीद को नादेबा गालियां दी, और सबको कहा कि तुम लोग जानवर हो, और बाकायदा से उसने बंदर और बंदरिया का, और उसके बाद जनाब इनके खिलाफ इमेजिन, यानी डिबेट डिस्कशन को आप देखें कि बंदर कह दिया, फलाने ने बंदरिया कह दिया, इसके ऊपर मुकदमात और बंदों को उठाकर बाकायदा से अंदर डाला जा रहा है। और दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी हमारे मुल्क के अंदर बन चुकी है क्राइसिस, वो भी आपके सामने मौजूद है, बट इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी, कोई आपको डिबेट डिस्कशन, कोई सेंसिटिविटी जो होनी चाहिए, कलेजे फट जाने चाहिए ना, एक इमरजेंसी होनी चाहिए इस मुल्क के अंदर, एक अर्जेंसी होनी चाहिए, वो सारी चीजें हमें बदकिस्मती से मिसिंग नजर आती है। अब नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला था, और ये 26वीं आईनी तरमीम, और ये 8 रुकनी बेंच सुन रहा है। ये वो 8 रुकनी बेंच सुन रहा है, आईनी बेंच, जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट को न्यूट्रलाइज किया गया 26वीं आईनी तरमीम के लिए, और न्यूट्रलाइज करके जुडिशल कमीशन के अंदर सियासतदानों को भर्तियां करके उन्हें पहुंचाकर फिर उनके जरिए ये जो आईनी बेंच बनाया गया है, इन जजेस को वहां पर बिठाया गया है, ये अपने खिलाफ बुनियादी तौर पर मुकदमा सुन रहे हैं। अब इनके सामने जो आज समाअत थी, या जो इनके सामने दरखास्त थी, ये 36 के करीब दरखास्तें थी, और वो ये थी कि पहले फैसला करें कि जो 26वीं आईनी तरमीम है, ये जो कुएं के अंदर कुत्ता मौजूद है, इसका अपने फैसला क्या करना है, यानी इसके बारे में आपने डिसाइड क्या करना है, इसका पहले फैसला करें कि क्या इसके हवाले से जो समाअत होगी वो यही 8 रुकनी बेंच सुनेगा, या फुल आईनी जो बेंच है 15 रुकनी वो सुनेगा, या फिर जो इससे पहले 16 मुअज़्ज़ज़ जजेस थे 26वीं आईनी तरमीम से पहले, फुल कोर्ट था, वो सुनेगा, या मौजूदा फुल सुप्रीम कोर्ट 24-25 जो जजेस हैं ये सारे सुनेंगे। तो ये उनके सामने बुनियादी तौर पर नुकता है, और बुनियादी तौर पर उनके सामने मामला है। अब इसमें जब जब ये बातचीत होना शुरू हो गई कि जनाब ये इस आईनी बेंच को नहीं सुनना चाहिए, वहां सुप्रीम कोर्ट का जो यूट्यूब चैनल है उनके बारे में सिद्दीक जान साहब ने लिखा है कि वो म्यूट होना शुरू हो गया। चूंकि मैं नाज़रीन, मेरे लिए सुनना ये अजाब है, और ये अपने आप को मेंटल टॉर्चर करने के मुतरादिफ है कि मोहतरम जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब सामने बैठे हूं, उनके सामने समाअत हो रही है और उसे सुना जाए, तो ये एक अजाब बन जाता है आपको सुनना। ये नाज़रीन हामिद खान साहब हैं, उन्होंने कहा कि देखना यह है कि 26वीं आईनी तरमीम आइन के मुताबिक है भी या नहीं। अदालत में आधा फुल कोर्ट मौजूद है, बकिया 8 जजेस को भी बेंच का हिस्सा बनाएं। जहां भी आइन पर सवाल उठा, हमेशा फुल कोर्ट बना है। माजी में फुल कोर्ट के लिए कोई जज दस्तयाब नहीं था, तो हेडहॉक जज के जरिए जज को शामिल किया गया है हामिद खान। तो वो कह रहे फुल कोर्ट बुलाएं, और फुल कोर्ट के बाद ही जाकर इसकी समाअत करें। तो लेट्स सी इसमें से नाज़रीन क्या निकलता है, चूंकि अभी इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन शुरू हो गई है, और ये धमाकेदार समाअतें जो कि हो रही हैं। मतीउल्लाह जान साहब और साकिब इशिक साहब ने एक बड़ा जबरदस्त विलॉग किया है, बराए मेहरबानी वो जाएं और उसको जाकर आज जरूर सुनें। अब नाज़रीन एक शुरली इंटरेस्टिंग छोड़ी गई है, बल्कि शुरली नहीं है, ये मोहतरम एजाज सैयद साहब हैं, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड पाकिस्तान के ये जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने एक बातचीत की है जो दिमाग और मंतक और लॉजिक और अकल इस पर एग्री नहीं कर रही। मोहतरम एजाज सैयद साहब की बहुत सारी खबरें बाउंस हो रही हैं, बहुत सारी खबरें नाज़रीन उनके अंदर लॉजिक नहीं है आजकल, लेकिन बहुत जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव ये पाकिस्तान के साथी हैं। अब वो क्या फरमा रहे हैं ये सुन लें। तो खान साहब के ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, रिपोर्ट तो कर देते खुदा के बंदे। लेकिन वो महफिल एक क्लोज महफिल थी, हम एक अभी डिस्कशन हो रही है तो मैं बात कर रहा हूँ जी।
تو انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب پہ تو ہم نے بڑی انویسٹمنٹ کی تھی، عمران خان صاحب سے جو ایکسپیکٹیشن تھی ان ایکسپیکٹیشن کے ساتھ خان صاحب نے پرفارم نہیں کیا، یعنی کہ خان صاحب کے اوپر بڑی انویسٹمنٹ کی تھی۔ تو ناظرین یہ باقاعدہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اسرائیل نے خان صاحب کے اوپر بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی اور یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی، لیکن عمران خان نے ڈیلیور نہیں کیا اور وہ جو ساری انویسٹمنٹ ہے وہ پیچھے رہ گئی ہے۔ اب اس کے اوپر میں دیکھ رہا تھا جاوید چودھری صاحب نے بھی کہا ہے کہ کوئی ڈپلومیٹ یا کوئی سفارتکار ایسی بات نہیں کر سکتا، یہ اللاجیکل ہے، یہ غیر منطقی ہے، اس کے اندر منطق کم از کم آپ کو نظر نہیں آتی۔ اور دوسرا، جب بھی ناظرین ڈپلومیٹس ہوتے ہیں اور اس طرح کی اگر کوئی بھی انویسٹمنٹ یا کوئی بھی ڈیبیٹ ڈسکشن ہوئی بھی ہو تو پبلکلی کی نہیں جا سکتی، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ ایک نیا چورن ہے اور یہ پاکستان کے اندر ناظرین یہ مسئلے ہیں، یہ بڑے سیریس مسئلے ہیں، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی آپ بیسک رائٹس کے بارے میں، ڈیموکریسی کے بارے میں، جمہوریت کے بارے میں، قابض قوتوں کے حوالے سے آپ کوئی بھی بات چیت کریں گے، یا تو آپ کو مذہبی طور پر کڑکے لگایا جائے گا، یا آپ کو یہ والا چورن بیچا جائے گا کہ آپ غدار ہیں اور آپ انڈین ایجنٹ ہیں، یا آپ وہاں سے پیسے لیتے ہیں، آزاد کشمیر کے اندر ہم نے دیکھا، یا پھر ناظرین یہ اسرائیل والا جو گھنٹا ہے یہ آپ کے سر کے اوپر لگاتار یہ گھنٹا بجایا جائے گا، یہ گھنٹا بجانا شروع کر دیا جائے گا۔ یہ اس ملک کی بڑی بدقسمتی ہے ناظرین، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے نا کہ نوم چوموسکی ساری زندگی امریکہ کے اندر بیٹھ کر امریکہ کی دھجیاں اڑاتا رہا، کیپٹلزم کے خلاف وہ لکھتا رہا ساری زندگی، لیکن وہاں پر نہیں ہوا۔ انڈیا کے اندر بے شمار ایسے صحافی جرنلسٹ ہیں جو کھڑے ہو رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، ڈیبیٹ ڈسکشن کو کر رہے ہیں، لیکن اس ملک کے اندر ناظرین مذہب کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ ایجنٹ قرار دیا جاتا ہے، فنڈنگ لینے والا قرار دیا جاتا ہے۔ اور اب عمران خان کے اوپر جو اگلا کیس شروع ہوگا، آپ یاد رکھیے گا، یہ بینکنگ کورٹس کے حوالے سے اور پھر مختلف جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں یا جو فائنینشیل کھانچے ہیں ان کے حوالے سے شروع کروایا جائے اور کہا جائے گا کہ خان کو اور پارٹی کو جو فنڈنگ ہوئی ہے یہ کوئی اور کر رہا تھا اور یہ سرمایہ تھا جو کہ عمران خان کے اوپر لگایا جا رہا تھا۔ خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔